नेपाल के बारे में अधिकांश भारतीयों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत लोगों को लगता है कि नेपाल कंप्लीट पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे सालों भर ठंडी रहती है। लोग सब जो राई, लिम्बू, गुरुंग, मगर जो मंगोलियन रेस के हैं वहीं सिर्फ नेपाली हैं। इस तरह की विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमें भारत में देखने को मिलती है। आज मैंने सोचा कि चलो इसी पर कुछ बात करते हैं। पहली बात, सभी भारतीयों के लिए ये जरूरी सूचना समझ लीजिए कि नेपाल में सिर्फ पहाड़ नहीं है, वहाँ पर मधेश भी है। मधेश जिसको हम तराई कहते हैं, वहीं उसे ही नेपाल में मधेश कहा जाता है। और तराई का जो भूभाग है वो पूर्व में मेची नदी है, मेची नदी से लेकर के और पश्चिम में महाकाली नदी तक फैली हुई है। उसके जो उसमें जो बसवास करने वाले लोग हैं या वहाँ की का जो क्लाइमेट है, जो मौसम होता है, वो यूपी बिहार से मिलता जुलता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। जो यूपी बिहार का मौसम होता है, जितनी गर्मी यूपी बिहार में पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है, वैसा ही वातावरण, वैसा ही मौसम वहाँ भी रहता है। तो ये जो धारणा है कि नेपाल सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, वो गलत है। वैसा ही एक दूसरी भ्रांति भी है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जो मंगोलियन जाति है, मंगोलियन जो रेस होता है, वही सिर्फ नेपाली होते हैं। ऐसी बात नहीं है। नेपाल में लगभग आधी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो मंगोलियन नहीं है। वो जिनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है और या बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिहार यूपी के लोगों से मिलता जुलता है। उन्हें ही मधेसी कहा जाता है। या इवन जो वहाँ के क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, उनको जब अगर उनका जो रेस देखा जाए तो वो भी आर्यन कम्युनिटी से ही आते हैं, आर्यन ही है वो भी। तो उस हिसाब से भी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है इंडिया में। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि इस ढंग की भ्रांतियां हैं। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूं कि जब नेपाल के बारे में बात होती है तो उन्हें लगता है कि नेपाल एक बहुत ही गरीब देश है। वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि नेपाल में कोई रोजगार नहीं मिलता है और वो भारत में आकर के चौकीदारी करते हैं। ये कंप्लीटली पूर्णतः निराधार बात है। नेपाल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, और सच पूछो तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है जो जो मानवता के हिसाब से जो मानवीय गुण है वो नेपालियों में ज़्यादा है। इवन कंपेटिवली देखा जाए तो मैं तो कहूँगा कि भारतीयों से ज़्यादा संवेदनशील नेपाल के लोग हैं। और उनमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो भारत के प्रति विद्वेष रखते हों। लेकिन क्या है कि वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट वहाँ के राजनीतिज्ञों ने बनाया। और क्यों बनाया, इसके पीछे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भारतीय शासन या उस समय जो भारत में शासन की कांग्रेस पार्टी थी, उन लोगों के कारण ऐसा हो पाया है। खैर जो भी हो, पहले हम बात करते हैं कि नेपाल के सारे लोग चौकीदार नहीं हैं। ये उतना ही गलत है जैसे नेपाल में भी ये समझा जाता है कि जितने कबाड़ी वाले हैं वहाँ पर साइकिल में सब्जी बेचते हैं, वो सारे क्या है, सब इंडियन हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि सारे इंडियन जो है वो उसी प्रकार के हैं। या फिर जो मारवाड़ी है वहाँ पे बिजनेस में है और वो संपन्न परिवार से आते हैं। तो एक धारणा क्या, या तो जितने धनी है वो सभी इंडियन है या जितने गरीब हैं वो इंडियन है। ये भी वहाँ उतना ही गलत है जितना ये समझ लेना कि नेपाल में सिर्फ चौकीदार रहते हैं। रोजी रोटी की तलाश में भारत से भी बहुत सारे लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल से भारत में आते हैं। वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। नेपाल का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका कोई ना कोई व्यक्ति विदेश में नहीं रहता हो। विदेश जब हम कहते हैं तो उसमें अमेरिका, यूरोप, इवन दुबई, भारत, सब जगह काम करते हैं और उससे पैसे कमाकर नेपाल को भेजते हैं। और नेपाल के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भारत के लोगों से कहीं ज़्यादा है। इसको समझने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है कि जो कार हम लोग भारत में 5 लाख 7 लाख में खरीदते हैं, 7 लाख के कार की प्राइस नेपाल में लगभग 40 लाख हो जाती है। 5 लाख वाले कार की प्राइस लगभग 30 लाख हो जाती है।
तो सोचिए कि 30 लाख जो नेपाली अफोर्ड करते हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी निश्चित ही अच्छी है, और वहाँ पे गाड़ी की संख्या अभी भी भारत से कोई कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर नेपाल में भारत में जिन दामों पर कारों की बिक्री होती है वही दाम पे अगर नेपाल में बिक्री होने लगे तो नेपाल का जितना भूभाग है वो सारे भूभाग पार्किंग करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होंगे। तो ये धारणा जो है कि नेपाल में गरीबी है, नेपाल में बेरोजगारी है, नेपाल भी भारत की तरह ही भारत का एक पड़ोसी देश है। जो अच्छाइयाँ भारत में हैं वो सभी वहाँ पर भी हैं, और जो कमियां जो पिछड़ापन भारत में है वही पिछड़ापन नेपाल में भी है। इसलिए इसको अलग से नहीं लें। दूसरी बात ये जो बार बार सुनने मिलता है कि नेपाल अभी चाइना के गोद में बैठ गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम संपन्न राष्ट्र है, और सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि नेपाल साउथ एशिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कभी भी किसी कंट्री के किसी देश के का गुलाम नहीं रहा। अंग्रेजों ने भी प्रत्यक्ष रूप से नेपाल में कभी भी शासन नहीं किया। हाँ, एट्रोसिटी के हिसाब में राणाओं ने वहाँ पे बहुत सारा ये किया है, दमन किया है, लेकिन किसी दूसरे देश का वो गुलाम कभी नहीं रहा। अभी भी नेपाल की पॉलिसी हम अपने इंटरेस्ट से देखते हैं तो लगता है कि वो चाइना के पक्ष में है, जबकि रियलिटी क्या है कि चाइना ने नेपाल में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। उस हिसाब से भारत का इन्वेस्टमेंट कम है। दूसरा क्या है कि जो पहले की सरकारें रही हैं उन्होंने वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट करने का प्रयास किया। तो कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस सब चीज़ों में उस समय का जो दूतावास के माध्यम से भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे चलाने का प्रयास किया, जिसके चलते स्वाभिमानी नेपाली को मंजूर नहीं था और वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप हुआ। फिर भी ये कहना कि वो कंप्लीट चाइना के पक्ष में न तो ऐसा हुआ है और न ही ऐसा संभव है। मैं सभी भारतीयों से कहना चाहूँगा कि आप अगर नेपाल घूमना चाहते हो अवश्य जाओ, मज़ा से घूमो, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छे ढंग से जो भारत में तुम्हें सुविधा मिलती है सभी सुविधाएं वहाँ पर भी मिलेगी। वहाँ पे पोखरा बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, आप जाके घूम सकते हो। काठमांडू भी घूम सकते हो। मुक्तिनाथ एक जगह है, मुक्तिनाथ भी जा सकते हैं। वहाँ पे इलाम का एरिया है, इलाम साइड में जो पूर्व के हैं बिहार साइड के लोग हैं वो विराटनगर फारबिसगंज से होते हुए विराटनगर से इलाम जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर जा करके आप घूम सकते हैं और उसका ये प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।